दोस्तों नमस्कार। आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। ज्योग्राफी की क्लास नंबर 23 है साहब, और अपना मानसून वाला टॉपिक चल रहा है। ये बड़ा टॉपिक है, इसको आराम आराम से समझो साहब। आज जो अपन मानसून में आगे बढ़ेंगे वो आज पढ़ेंगे अपन इंडियन ओशियन डाइपोल, हिंद महासागर डाइपोल। भाई साहब धुआं मचाते हुए आपको याद होगा, टेंशन मत लो। कल अपन ने ये पश्चिमी विक्षोभ विक्षोभ की सब ऐसी तैसी मरा ली थी आराम से। कल स्लो फ्लोल कराया था खूब शिमला में, खूब आनंद के साथ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आनंद लेते हैं साहब जीवन का भी आनंद लेंगे। इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर में डुबकियां लगाएंगे ब्लू है पानी पानी के संग। तो अपन शुरू करते हैं कि जो हिंद महासागर डाइपोल है वो मतलब दो तरह का होता है दोस्तों, ठीक है। और एक होता है साहब आपका पॉजिटिव यानी सकारात्मक। ये दो प्रकार का होता है हिंद महासागर डाइपोल। अभी आपको ये भी बताऊंगा मैं कि डाइपोल होता ही क्या है। देखो पहले आपको ये बता दूं कि दो तरह का होता है, फिर ये बताता हूँ। चाहे मतलब कलेजे में ठंडक नहीं पड़ेगी ना कि जो होता ही क्या है। लोग आपको पहले ये बता दूँ कि होता क्या है। आपने हिंद महासागर का नाम सुना होगा साहब। जैसे अपनी ये इंडिया है, ये इधर अपना ऐसे इंडिया है ना इस तरीके से। तो इधर जो हिसाब किताब है, यहाँ पानी पानी है, खूब ब्लू है पानी 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 जल है साहब, खूब पानी पानी है इधर। इतना तो जानते ही हो तुम, इतना तो सिखा दिया मैंने। इधर की तरफ है अरब सागर, और इधर की तरफ है बंगाल की खाड़ी। ओके साहब, क्या है? बंगाल की खाड़ी। ये जो वेस्ट में है भाई, ये तो आपका इंडिया हो गया। इंडिया के जो वेस्ट में पड़ रहा है, पश्चिम में पड़ रहा है, ये इंडिया के पूरब में पड़ रहा है। तो पश्चिम में अरब सागर पड़ता है, पूरब में बंगाल की खाड़ी पड़ती है साहब। तो इसको अरब सागर को जो ज्योग्राफी वाली लैंग्वेज में मानसून के टर्म में देखा जाए तो इसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर। इस इधर वाले हिस्से को, वेस्टर्न वाले हिस्से को कहते हैं उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर। क्योंकि भैया ये वेस्ट में है तो ये पश्चिमी हिंद महासागर हो गया। ओके, इधर वाले हिस्से को, इधर वाले को क्या कहेंगे? उष्णकटिबंधीय पूर्वी हिंद महासागर, क्योंकि ये पूरब में पड़ रहा है, ईस्ट में पड़ रहा है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी हिंद महासागर, क्योंकि ये पूरा इलाका ही हिंद महासागर के नाम से जाना जाता है साहब। ये जो चारों तरफ ये जो पानी देख रहे हो तुम, ये इंडिया हो गया। इंडिया के जो साउथ में इधर उधर जो सारा पानी है, इसको पूरा को ओवरऑल कहते हैं हिंद महासागर। क्या कहते हैं? हिंद महासागर। और इसके लेकिन ये जो वेस्ट में है इसको पश्चिमी हिंद महासागर, इधर जो पूरब में है उसको कहते हैं पूर्वी हिंद महासागर। तो ये आपने समझ ली। अब देखो डायपोल क्या होता है। डायपोल का मतलब ये होगा कि जो ये पानी है इसके टेम्परेचर में बदलाव आ जाता है। अलग अलग लेवल पे अलग अलग टेम्परेचर है। जैसे यहाँ का जो टेम्परेचर है अरब सागर का, वो बंगाल की खाड़ी के टेम्परेचर से अलग है। इसका मतलब है, लेकिन ये पूरा हिंद महासागर ही। तो हिंद महासागर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टेम्परेचर जो होता है, इसी टेम्परेचर के कारण, इसी टेम्परेचर अलग अलग टेम्परेचरों की स्थिति को कहा जाता है हिंद महासागर का डाइपोल, इंडियन ओशियन डाइपोल। ठीक है साहब, ओके। तो लिख लो, कथा तुम्हारे दिमाग में रहेगी। तो लिखो गर्मी के दिनों में, सारा खेल मानसून का गर्मियों में ही होता है। तो लिखो गर्मी के दिनों में हिंद महासागर की जलीय सतह पर, ये हिंद महासागर की जलीय सतह तो होगी, पानी होता है पूरा। तो जलीय सतह पर दो भिन्न क्षेत्रों में, ये दो भिन्न भिन्न क्षेत्र हो गए। एक आपका पश्चिम वाला क्षेत्र हो गया, एक पूरब वाला हो गया। तो अलग अलग हो गए ना। तो भिन्न मतलब अलग। इंग्लिश मीडियम वाले कहेंगे भिन्न क्या होती है, तो भिन्न मतलब अलग। ठीक है, दो भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तापीय स्थिति हो जाती है। भाई मैंने बताया ना कि यही होता है कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो यहाँ के टेम्परेचर से अलग होता है। तो हिंद महासागर तो ये ओवरऑल पूरा हो गया। तो पश्चिमी का पूर्वी से अलग अलग टेम्परेचर हो रहा है। तो यानी दो भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तापीय स्थिति मतलब हो गया टेम्परेचर। ठीक साहब, तो तापीय स्थिति हो जाती है, इसे ही हिंद महासागर डाइपोल कहते हैं। इसे ही हिंद महासागर डाइपोल कहते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया। डाइपोल मतलब होता है जैसे डिलेमा होता है, डिलेमा वर्ड आपने सुना होगा, डिलेमा दुविधा हो गई। डाइपोल मतलब दो स्थानों में अलग अलग टेम्परेचर है,
तो जो हिसाब किताब बन गया उसको कहेंगे डायपोल। तो ये होता हिंद महासागर में, इसलिए इसको हिंद महासागर डायपोल बोल देते हैं। तो इससे ही हिंद महासागर डायपोल कहते हैं। ओके, अब आपको ये बात समझ में आ गई कि हिंद महासागर डायपोल क्या है, कि साहब हिंद महासागर में ही अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर है, वो हो गया आपका हिंद महासागर का डायपोल। ओके, इसको ना भारतीय नीनो भी कहा जाता है। इसे अलग, इसका दूसरा नाम भी है, वो है भारतीय नीनो। इसे भारतीय नीनो भी कहा जाता है, भारतीय नीनो भी कहा जाता है, भारतीय नीनो भी कहा जाता है। और इससे इंडिया का मानसून भी प्रभावित होगा। भाई पूरा मानसून का चैप्टर ही पढ़ रहे हो तो मानसून से ही तो रिलेटेड चीज़ें हैं, तो इससे भारतीय मानसून प्रभावित होता है। अलग अलग टेम्परेचर है भैया पानी का, तो मानसून पे भी इसका फ़र्क पड़ेगा, असर इसका दिखाई देगा भारत के मानसून पर भी। तो इससे भारतीय मानसून प्रभावित होता है। ये भी आपने समझ लिया बहुत अच्छे से। अब देखो साहब कि अब अलग अलग टेम्परेचर हुआ उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर में, उष्णकटिबंधीय पूर्वी हिंद महासागर में। तो इसके आगे की कथा अपन समझो। आपने ये समझ लिया कि दो तरह का होता है, ठीक है, जो दो प्रकार का हो गया डायपोल, दो प्रकार का हो गया। एक प्रकार आपका हो जाता है पॉजिटिव, एक प्रकार आपका हो जाता है नेगेटिव। ओके, एक आपका हो जाता है सकारात्मक, सकारात्मक यानी पॉजिटिव हिंद महासागर डायपोल। ये ऐसे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं, हिंद महासागर डायपोल। ओके, एक आपका होता है नकारात्मक हिंद महासागर डायपोल, नेगेटिव और पॉजिटिव हिंद महासागर डायपोल। अगर पूछा जाए कि हिंद महासागर डायपोल कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। एक होता है पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल, एक होता है नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल। अब इसमें आगे समझते हैं अपन कि सकारात्मक वाले में क्या होता है। ठीक है, इसमें पहले समझते हैं फिर अपन इसमें समझेंगे। तो सकारात्मक हिंद महासागर डायपोल का मीनिंग ये हुआ कि जब जो अपना ये अरब सागर वाला हिसाब किताब था, ये मैंने आपको बताया था, ये वाला पश्चिमी वाला उष्णकटिबंधीय पश्चिमी वाला यानी अरब सागर वाला, इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए और इसका टेम्परेचर कम हो। ओके, इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो और इसका टेम्परेचर कम हो, इधर वाले एरिया का टेम्परेचर ज़्यादा हो, इधर वाले एरिया का टेम्परेचर कम हो, तो उसको कहते हैं सकारात्मक हिंद महासागर डायपोल। ठीक है, ओके। तो क्या हुआ साहब, इसका मतलब कैसे लिखेंगे अपन, जब उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर, ठीक है, पश्चिमी वाला, वो अरब सागर वाला ही पश्चिमी तो था। देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, भूल गए, फिर भूल गए, बहुत जल्दी भूल जाते हो, बहुत जल्दी भूल जाते हो। अच्छा अच्छा अच्छा, भूल गए। तो देखो साहब, ये पश्चिमी वाला जो है वो कौन सा है, अरब सागर वाला। इसका मतलब इधर का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो जब उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर ब्रैकेट में लिखो अरब सागर, ब्रैकेट में लिख लो अरब सागर का तापमान पूर्वी हिंद महासागर से ज़्यादा हो। ओके, पूर्वी हिंद महासागर से ज़्यादा हो, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं सकारात्मक हिंद महासागर डायपोल। ठीक है, और जब इधर वाले का टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना, उष्णकटिबंधीय पश्चिमी वाले का, तो भारत में वर्षा ज़्यादा होती है। ओके, याद रखने वाली बात है, समझने वाली बात है कि भैया जब वेस्टर्न वाला यानी पश्चिमी वाले हिंद महासागर का तापमान ज़्यादा होता है तो वर्षा ज़्यादा होगी, क्योंकि ये सकारात्मक है। सकारात्मक का मीनिंग क्या हो गया, सकारात्मक मतलब पॉजिटिव है, इसका मतलब पानी खूब बरसेगा, टिप टिप पानी बरसेगा है, टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगा दी। अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ, आए है, आहा आहा आहा, है गाना बड़ा अच्छा ही, बड़ा मज़ा आता है इस बारे में। टिनिंग टिनिंग टिनिंग, बड़ा अच्छी ट्यूनिंग है इसकी साहब। तो ये हिंद महासागर में जब इधर मतलब पानी ज़्यादा बरसेगा, कुल मिला के खेल सकारात्मक का मतलब है पॉजिटिव है, इसका मतलब पानी खूब बरसेगा साहब। तो ये इसका मतलब ये है कि ये भारतीय मानसून के लिए अनुकूल है, सकारात्मक वाला भारतीय मानसून के लिए अनुकूल। ठीक साहब।
अनुकूल है, इसका मतलब बरसात ज़्यादा होगी, वर्षा ज़्यादा होगी। ये आपने समझ लिया सकारात्मक वाला। अब देखो अपन समझते हैं नकारात्मक वाला। तो इसका जस्ट अपोजिट हो गया कि जब इसका तापमान कम हो जाए, पश्चिमी वाले का तापमान कम हो जाए और इधर वाले का तापमान ज़्यादा हो जाए, तो बरसात कम हो जाएगी और मानसून के लिए प्रतिकूल हो जाएगा। जस्ट उसका अपोजिट है, इसमें कुछ ऐसा तोप चलानी नहीं है। इसका मतलब पूर्वी वाले का तापमान ज़्यादा हो जाएगा तो बरसात कम हो जाएगी और मानसून प्रतिकूल स्थिति में आ जाएगा। इसका जस्ट उल्टा कर दो साहब। तो अपन लिख लेते हैं साहब, जब नकारात्मक वाले में क्या लिखेंगे, ये तो अभी अपन ने सकारात्मक लिख लिया पूरी कथा। नकारात्मक वाले में क्या लिखेंगे, जब उष्णकटिबंधीय किसका, पूर्वी का ना, पूर्वी हिंद महासागर का तापमान, हिंद महासागर का तापमान, पूर्वी हिंद महासागर को ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ओके, का तापमान ज़्यादा हो, किससे, पश्चिमी वाले से। तो ये पूरा लिखो, का तापमान पश्चिमी हिंद महासागर से ज़्यादा हो, पश्चिमी हिंद महासागर से ज़्यादा हो। तो कौन सा बन जाएगा, नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल बन जाएगा, नकारात्मक हिंद महासागर डायपोल बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, भारतीय मानसून के लिए प्रतिकूल होगा। ये भी आपको बताया ना, इसकी जस्ट अपोजिट हो जाता है। भाई नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव है, इसका मतलब नेगेटिव रोल है, विलन बना रहा है, ऐसा गुंडा है ये, विलन मतलब नेगेटिव रोल खेल रहा है। तो भारतीय मानसून के लिए प्रतिकूल है ये भी आपने समझ लिया बहुत अच्छे से। इसका मतलब वर्षा कम होगी। पूरा आपने ये पॉजिटिव और नेगेटिव समझ लिया। पॉजिटिव वाले में क्या है, बरसात ज़्यादा हो जाएगी और पश्चिमी वाले का टेम्परेचर ज़्यादा है। नेगेटिव वाले में क्या है कि बरसात कम होगी और पूर्वी वाले का टेम्परेचर ज़्यादा है। साहब पूरा का पूरा आपको ये दोनों समझ में आ गया। अब इस तरह से सवाल अगर IAS में भी आएगा तब भी आपका गलत नहीं होगा। ये सारी चीज़ें ना आपके जब एक बार नोट्स बन गए, फिर आपको बस यही रिवाइज करना है, ना तो आपको कोई किताब खरीदनी, कोई किताब नहीं खरीदनी, आपको बस यही रिवाइज करना है। अगर आप किताब खरीद लेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखो कि एक ही कंटेंट यूज़ करना है, बार बार उसी कंटेंट का रिवाइज करना है। एक ही कंटेंट पढ़िए, उसी का रिवीजन कीजिए। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है दोस्तों तो 2 तरीके हैं। अब सबसे बढ़िया है PYQ से प्रैक्टिस करो, आपको कुछ भी टेंशन नहीं पालनी, PYQ ले लो। PYQ की एक किताब आती है, सिर्फ एक किताब आती है कंबाइंड, जिसमें PCS और RO के पुराने पेपर दिए होते हैं विद एक्सप्लेनेशन। मैंने हमेशा वही पढ़ी, मैंने अलग अलग कभी घटना चक्र नहीं पढ़ा। मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, जो घटना चक्र की पूर्वावलोकन की किताबें आती हैं वो मैंने नहीं पढ़ी। मुझे तो इसमें भसड़ मचती है, इतनी मोटी मोटी किताबें मैं पढ़ ही नहीं सकता हूँ। जो पढ़ लेते हैं भैया उनका बहुत बहुत मतलब बहुत बड़ी बात है, हम नहीं पढ़ सकते। हम तो एक ही किताब ले आते हैं, उसी में PCS के पेपर हैं सारे, उसी से पढ़ लेते थे, सारा काम हो गया अपना। तो अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग स्माइल मारते हुए। और सब बढ़िया चल रहा है, मौज मस्ती चल रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ज़िंदगी में? है गर्लफ्रेंड सही है, बॉयफ्रेंड बढ़िया है, मम्मी पापा सब बढ़िया? मैं तुमसे पूछता रहता हूँ बीच बीच में, रिलेशनशिप सही चल रही है कि नहीं। मतलब इसका एक ऐसा लगता है ना कि रिलेशनशिप में क्या होता है, रिलेशनशिप के लोग जो है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन 90% लोग कन्फ्यूजन की स्थिति में रहते हैं। आज सब कुछ सही चल रहा है, आज सब बढ़िया साहब। उससे अच्छा राजकुमार इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ कोई। मतलब एक स्वामी विवेकानंद पैदा हुए थे, बहुत अच्छे इंसान, स्वामी, एक मेरा बाबू पैदा हुआ है, ऐसा तुम्हें लगेगा। अगले ही दिन एक वो गब्बर सिंह पैदा हुए थे और एक मेरा बाबू पैदा हुआ है। तो ये सब चीज़ें रिलेशनशिप में बहुत चलती है, इसलिए मैं पूछता रहता हूँ और रिलेशनशिप सही चल रही है। मतलब जो इंसान कल बहुत अच्छा था वो इंसान आज बहुत ख़राब हो जाता है अगले ही दिन। ऐसा लड़कियों में भी होता है, जो लड़की आज एकदम मतलब मदर टेरेसा जैसी लग रही थी, सेवा करेगी, वो कल जो है फूलन देवी बन जाती है ना। फूलन देवी का रोल उसमें भूमिका आ जाती है उसकी, उसका एकदम रूप बदल जाता है। तो रिलेशनशिप में होता है, मूड स्विंग होते रहते हैं। तो बीच बीच में मौज मस्ती मैं भी लेता हूँ। तुम प्यार कर सकते हो, मैं प्यार के बारे में बात भी नहीं कर सकता। थूप बातें तलूंदा, मैं थूप बात तलूंदा, बोलो क्या तल्लो दे, थूप तलूंदा।
साहब मेरे बाबू ने पढ़ाई की कि नहीं की, मेरा बाबू पढ़ लो, मेरा बाबू मानसून चल रहा है साहब, मानसून में जाओ वाटरफॉल घूमने, सो जा नहीं रहे, घर में पड़े हुए हो बस आराम से। मानसून में वाटरफॉल घूमने जाना चाहिए, सच में जाना चाहिए भाई, बहुत मज़ा आता है, आनंद लिया करो जीवन का। तुम तो बस बोल दो, बस पुच्ची सुच्ची भूल जाए, चुम्मियाँ चुम्मियाँ ले लेते हो, हाल 2 मिनट के बाद ये नहीं है कि नहीं घुमा लाओ, जाओगे हाल किसी रेस्टोरेंट में वहीं साइड में बैठ के पुच्च कर लोगे, उससे ज़िंदगी नहीं चलती। मानसून जाओ, मानसून घूमो, थोड़ा सा मौज लो, उससे ज़िंदगी चलती है। चुम्मियाँ शुम्मियाँ तो लेते ही रहो, लेकिन घूम भी तो लो पहले। साहब बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया है, मौज चल रही तुम्हारी। मैं कल खूब देख रहा हूँ, इलाहाबाद में 2-3 दिन हो गए, यहाँ पे एक कंपनी गार्डन है साहब, मैं घूमने गया उस दिन फैमिली के संग इलाहाबाद में। कंपनी गार्डन नाम से एक जगह है, आप जो लोग इलाहाबाद के होंगे उन्हें पता होगा। मैं गया ऐसे, मैंने कहा यार बढ़िया गार्डन है, अच्छा लग रहा है, मज़ा देगा। माँ देखा साहब, वो तो लैला मजनू का ड्रामा चल रहा है जहाँ पे, तो लैला मजनू पार्क नाम रख देना चाहिए इसका। सब एकदम हाथों में हाथ लिए, आए हाय, मैं अकेला देख देख के सुलग रही थी मेरी, आए मैं अकेला मर गया। साहब खूब अपने चेहरे पे चदरा डाल डाल के भाई साहब, सही में चेहरे पे चदरा लपेट लिया, और फिर दाएं दाएं दोनों लड़का लड़की लगे पड़े थे। मैंने कहा भाई मौज चल रही है साहब, कंपनी गार्डन को धुआं मचा दिए बेचारे। चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा लगी है यहाँ पे, वो भी क्या सोचते होंगे किन किन आशिकों के लिए मैंने अब शहीद हो गया मैं यहाँ पे। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं साहब। जो अगली न्यूज़ है वो, मतलब अगला जो मानसून में अपन पढ़ रहे हैं वो है मानसून विच्छेद। क्या समझ रहे हैं अपन? मानसून विच्छेद, इसको इंग्लिश में कहते हैं गैप ऑफ मानसून। गैप हो जाता है कि बीच में जो है बरसात थोड़ी रुक जाती है, गैप हो गया साहब, गैप ऑफ मानसून। तो क्या होता है, मैंने आपको बताया ना कि कुछ टाइम के लिए मानसून की यानी बरसात में कमी आ जाती है, बरसात रुक जाती है, उसको कहते हैं मानसून विच्छेद। ठीक साहब, तो कुछ समय के लिए बरसात का रुक जाना, वर्षा का रुक जाना मानसून विच्छेद कहलाता है। मानसून विच्छेद मतलब वो ये संधि विच्छेद होता है ना, जैसे टूट रही है कोई चीज़, तो यानी मानसून है वो टूट रहा है साहब, है जग सूना सूना लागे। अब मानसून कह रहा है अरे तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सवेरे पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। हाय लौट रहे भाई, टूट रहा है साहब, हिसाब किताब टूट रहा है, जा रहे हैं सही, बिछड़न हो रही है, टूट रहा है, तो बरसात जो है रुक गई साहब, दिल टूट गया। थोड़ा मज़ा आ जाता बीच बीच में। तो मानसून विच्छेद क्या हो गया कि कुछ समय के लिए बरसात रुक गई। ऐसा होता है ना, जा रही हूँ बाबू कुछ टाइम के लिए अपने मम्मी पापा के पास, तुम मेरे बगैर कुछ टाइम जियो, तो मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगी, तुम मेरे बगैर अच्छे से रह सको, मैं रुक जाऊँगी कुछ दिनों अपने मायके, आराम से जीना साहब। ऐसा होता है ना, लड़की लड़का जब अलग अलग हों लव लाइफ में, बाबू कैसे रहूँगा मैं तुम्हारे बिना, या कैसे रहूँगी मैं बाबू तुम्हारे बिना, अरे तो भैया रहना पड़ेगा 50 बार। ठीक साहब, अब आगे देखो कि क्यों ऐसा होता है, क्यों साहब परदेसी लौट के जा रहे हैं, मतलब अभी लौट नहीं रहे, अभी मतलब रुक कुछ टाइम के लिए रुक रहे हैं कहीं और, अभी लौटेंगे तो आगे, लौटने का तो भी पूरी तरह से आ गए, अभी तो सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है कि मैं जाने वाला हूँ। चंद से जो टूटे कोई सपना, जग सूना सूना लागे। तो साहब क्या रिस्पॉन्सिबल कारक हैं, उत्तरदायी कारक क्या हैं जिसकी वजह से मानसून विच्छेद होता है। आओ साहब मज़े लेते हुए अपन देखते हैं क्यों साहब बाबू सोना अलग अलग हो रहे हैं। सुनो, एक तो साहब आपने इंडिया, जैसे ये नक्शा है आपका इंडिया का, यार हम इंडिया का नक्शा बना नहीं पाते हैं, तुम जानते हो, ऐसा नक्शा बनाएंगे कि भारत सरकार हंसने लगेगी। तो ये ज़्यादा ही उल्टा सीधा बन गया, कुछ ज़्यादा ही सड़ा सा बन गया था, थोड़ा सा न इतना तो लगे कि कम से कम इंडिया का बनाया, ऐसा ना लगे ना कि चाइना का बना दिया है। तो मतलब यार हम नहीं बना पाएंगे, हमारे पास का ही नहीं है। हमने मतलब मेंस में भी मैं बस जैसे साउथ इंडिया का बनाना हो तो बना लेता हूँ, हर टक से यूँ करके, नॉर्थ इंडिया का नहीं बना पाता, जैसे साउथ इंडिया का ये बनना है इस तरीके से तो बन जाएगा यहाँ तक, ऊपर का नहीं बन पाता है मुझसे। तो देखो साहब
जैसे ये इंडिया का वेस्टर्न हिस्सा है, पश्चिमी हिस्सा है, ठीक है। तो क्या होता है यारों कि जो ये पश्चिमी तट है इंडिया का, इस पश्चिमी तट के सहारे जो पवन चलती है, जिससे भाई जो बरसात कैसे होती है कि एक ऐसी हवा चलेगी जिसमें ह्यूमिडिटी होगी। आपको ये बात तो पता होगी कि नहीं पता। बरसात तब होती है जब पवन जिका हुआ, बरसात तब होती है जब पवन जो हो वो आर्द्र पवन हो, आर्द्र पवन, यानी ह्यूमिडिटी उस हवा में होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी उस हवा में यानी विंड में, वाइंड कहते हैं ना, विंड विंड इसमें होनी चाहिए साहब, तभी बरसात होगी साहब, ठीक है। तो साहब जैसे होता है ना, प्यार करने के लिए एकदम जवानी कूट कूट के भरी होनी चाहिए, हार्मोन एकदम मतलब तूफान मचा रहे हों शरीर में। तो ये जो है जब हवा में जब आर्द्रता होगी तब उसकी बॉडी में करंट बनेगा, तब होगी भाई साहब प्यार की बरसात। तो ऐसा ही होता है साहब। तो जो पश्चिमी तट है इसके पास क्या होता है, यहाँ अगर पानी बरसे तो ये जो हवा चल रही है वो किसी से टकराएगी तभी तो पानी बरसेगा। जब हवा और कोई चीज़ जैसे पहाड़ है वो टकराएंगे, जब दो जिस्म टकराएंगे तभी तो मोहब्बत बरसेगी कि नहीं बरसेगी। कि अकेले मोहब्बत बरसा लोगे, अकेले कैसे बरसा पाओगे भाई, है कि नहीं, दो लोग चाहिए। तो हवाएं जो हैं वो यहाँ टकरा नहीं पा रही हैं किसी से, क्योंकि अगर यहाँ पहाड़ी है तो ये उसके समानांतर चली जाती हैं, इससे ऐसे नहीं जा पा रही। अगर हवा ऐसे चलती तो किसी पहाड़ी से टकरा के वहीं पानी बरसा देती। तो तट के समानांतर बहती हैं हवाएं, इसलिए कोई दूसरा इंसान नहीं मिलता जिससे टकरा के मोहब्बत बरस पाए। समझ रहे हो? ओके। तो पहला जो रिस्पॉन्सिबल रीज़न है वो लिखो साहब। पहला जो रिस्पॉन्सिबल रीज़न ये है कि पश्चिमी तट पर आर्द्र पवनें तट के समानांतर बहती हैं, तट के समानांतर बहती हैं, इसलिए वहाँ पर पानी बरस नहीं पाता, क्योंकि वो किसी से हवाएं टकरा नहीं पाती। जो ये हवाएं हैं ना, जो यहाँ हवा चल रही हैं वो टकरा ही नहीं पा रही हैं। तो प्यार तो बहुत है, मेरे अंदर जवानी कूट कूट के भरी है, मेरे सारे हार्मोन एकदम टेस्टोस्टेरोन पोस्टेरोन जो भी होते हैं सब एक्टिव हैं, लेकिन मेरे सब सड़ रहे हैं कि मैं किसी से टकरा ही नहीं पा रहा हूँ। ऐसे ये हवाएं हैं बेचारी, हैं साहब, पूरी जवानी सूख गई इनकी, क्योंकि किसी से टकरा ही नहीं पा रही बेचारी, पैरेलल निकल जाती हैं। भाई टकराने के लिए कैसे चलना चाहिए, इधर से लड़का आया मतलब बॉय, इधर से गर्ल आई, तभी टकरा रहे हैं। अब बॉय मान लो ऐसे जा रही है और गर्ल भी ऐसे जा रही है, पैरेलल जा रही हैं, पैरेलल ही तो समानांतर जा रहे हैं, तो किसी से टकरा पाएंगे? जब टकरा ही नहीं पाएंगे तो प्यार घंटा होगा, तो प्यार नहीं होगा तो बरसात नहीं होगी साहब। ऐसे समझ लो तुम। सब में भैया के तरीके समझाने के एकदम यूनिक रहेंगे, चिंता मत करो साहब। तो पश्चिमी तट पर जो हवाएं चलती हैं वो बेचारी टकरा नहीं पाती, क्योंकि वो पैरेलल चलती रहती हैं, किसी पहाड़ी से टकरा ही नहीं पाती हैं, और बेचारी बरस नहीं पाती हैं। और बरस नहीं पाती हैं इसका मतलब छन से जो टूटे कोई सपना है। कैसे गाना शुरू कैसे ही, दिल जुड़े बिना ही छूट गए, हक मिले बिना ही टूट गए, लिखे ले जो किस्मत ने बार बार रोड़ अखियां तेनू जो न देख सकियां। चंद से जो टूटे कोई सपना, जग सूना सूना लागे साहब। जग तो सूना लागेगा ही जब कुछ टकरा ही नहीं पाए, समानांतर निकल गए साहब। बुलाती है मगर जाने का नहीं, मन तो बहुत था कि चला जाऊं, पर उसने बुलाया ही नहीं। बुलाया ही नहीं, क्या करूं। आगे देखो और क्या क्या रिस्पॉन्सिबल कारण है इसके। तो मैंने आपको कल यानी परसों की क्लास में बताया था ITCZ के बारे में, याद है? अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इसमें ना बदलाव आ जाता है। ITCZ में चेंज आ जाता है, बदलाव आ जाता है। इस बदलाव के कारण भी पानी बरसने में कमी हो जाती है, रुक जाता है। तो ITCZ में बदलाव आ जाता है। ITCZ क्या होता है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपने समझ भी लिया होगा। याद है कि भूल गए? अब भूलोगे तो लठिया दिया जाएगा, हर चीज़ दोबारा नहीं कराई जाएगी, आप रिवाइज करते रहें अपना, ठीक है। एक तो साहब ये आ जाता है, ITCZ में जब बदलाव हो जाता है उसके कारण क्या होता है, एक तो रीज़न ये हो गया कि ITCZ में बदलाव आ गया। इसी बदलाव के कारण जो चक्रवात आते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, इनमें कमी हो जाती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में कमी हो जाती है। चक्रवात अगर आएंगे तो पानी बरसेगा, नहीं आएंगे तो पानी कैसे बरसेगा। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में कमी आ जाती है, इस वजह से
पर जो बरसात है वो नहीं होती और क्या हो जाता है, गैप हो जाता है मानसून में, मानसून विच्छेद हो जाता है साहब, गैप ऑफ मानसून। तो दो रीज़न हो गए, एक तो पश्चिमी तट पर आर्द्र पवनें तट के समानांतर बह रही हैं और एक ITCZ में बदलाव आ गया, इस वजह से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में कमी आ गई। एक रीज़न और है जिसकी वजह से ये मानसून विच्छेद होता है, और वो रीजन है दोस्तों राजस्थान का। राजस्थान में कुछ होता है साहब, मैं आपको पहले समझा दूं क्या होता है राजस्थान में। तो जैसे ये राजस्थान है अपना, मान लो इधर की तरफ कहीं राजस्थान होगा, हमें मैं मैप वैप से नहीं पढ़ पाता हूँ भैया, मुझे खुद नहीं पता कि यूपी कहाँ है पूरे मैप में। मैंने तो रट्टा मार रखा सब चीज़ों का, सब ट्रिक फ्रिक से याद कर ली मैंने, सब उत्तर प्रदेश के किनारे कौन से राज्य हैं सब ट्रिक याद कर रखा, मुझ पर मैप से नहीं हो पाता। मतलब मेरा दिमाग ही नहीं चलता, मैप देख के मैं मैप बना भी नहीं पाता हूँ। तो मैं आपको वैसे ही बस मुस्कुरा मुस्कुरा के बस याद करा रहा हूँ कि जैसे ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान में जो वायुमंडल है, जो यहाँ राजस्थान का जो लोकल एटमॉस्फेयर है, जो उसके एटमॉस्फेयर में जो निचली परत होती है राजस्थान की, भाई वायुमंडल होता है जैसे ये क्षोभ मंडल हो गया, ये फिर ऊपर समताप मंडल हो गया, फिर ये आयन मंडल हो गया। तो राजस्थान में जो नीचे वाली परत है सबसे निचली, इस निचली परत में टेम्परेचर में वो आ जाती है विलोमता, तापीय विलोमता कहते हैं। मतलब कहीं टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं टेम्परेचर कम है, वही तापीय स्थिति अलग अलग हो जाती है। अभी आपको जैसे समझाया भी था मैंने डाइपोल वाले में कि कहीं का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, कहीं का टेम्परेचर कम हो रहा है, कहीं का बहुत ज़्यादा, कहीं का बहुत कम। तो निचली परत में तापीय विलोमता आ जाती है, इसका हिंदी वर्ड होता है तापीय विलोमता। इसका मतलब कहीं ज़्यादा कहीं कम। और इसी टेम्परेचर के नौटंकी के कारण कि टेम्परेचर एक जैसा नहीं हो पा रहा है, तो जो हवा होती है, जो वायु होती है, वो उठ नहीं पाती ऊपर। और जब हवा उठ नहीं पाएगी तो पानी कैसे बरसेगा? जब शरीर के अंग उठ ही नहीं रहे हैं तो प्यार कैसे होगा? समझ रहे? जब कोई चीज़ उठ ही नहीं रही है तो फिर कि नहीं है? तो साहब जब हवा नहीं उठेगी तो कैसे बरसात होगी, कैसे मोहब्बत बरसेगी बताओ? तो इसका मतलब हवा का आरोहण नहीं हो पाता है। समझ रहे हो? जब शरीर के अंग बैठ चुके हैं, मर चुके हैं, तो क्या घंटा प्यार करोगे? तो जब हवा एकदम बैठ गई है, उसका आरोहण नहीं हो पा रहा है, बेचारी खड़ी नहीं हो पा रही है, हवा उठ नहीं पा रही है, तो घंटा प्यार कर लोगे तो घंटा बरसात हो जाएगी। समझ रहे हो? देख रहा है विनोद कैसे कैसी कैसी बातें हो रही हैं क्लास में? आज देख सब कैसे खुशी के मारे पागल हो गए। तुमसे तो बस प्यार की बातें करते रहो पूरे दिन तो तुम्हें अच्छे समझ में आता है। तो राजस्थान में जो वायुमंडल की, अभी आपको जैसे समझाया पूरा, वायुमंडल की निचली परत में, अभी बताइए आपको ये वाली बात, वही बात लिख लो। वायुमंडल की निचली परतों में तापीय विलोमता, जो अलग अलग टेम्परेचर हो जाता है, तापीय विलोमता के कारण वायु का आरोहण, वायु के आरोहण में बाधा उत्पन्न होती है। आरोहण में बाधा उत्पन्न होती है। कोई चीज़ उठ ही नहीं पा रही है तो पानी कहाँ से बरसेगा? तो पानी का क्या हो जाएगा? विच्छेद, मानसून विच्छेद। तो आपने ये बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबल रीजन्स भी समझ लिए, जिस रीजन्स की वजह से मानसून विच्छेद होता है, गैप ऑफ मानसून। ठीक है साहब, तो ये आपने बड़े बड़े रीजन समझ लिए। अब आगे पढ़ते हैं अपन लोग, अगला वो है साहब मानसून निवर्तन। क्या है? मानसून निवर्तन। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिट्रीटिंग ऑफ मानसून, मानसून का लौटना। ये असली है, तुम तो ठहरे परदेसी साथ के निभाओगे, सवेरे पहली गाड़ी से फिर से लौट जाओगे तो मानसून लौट गया, लौट रहा है। तो मानसून का निवर्तन या रिट्रीटिंग, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून, ये इसको इंग्लिश में कहते हैं साहब। मैंने अपनी टीम से बोला था कि यार कुछ जो मेरा कंटेंट है उसको थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में भी लिख दो, कि जो इंग्लिश मीडियम वाले अगर देख रहे हैं तो वो ये समझ लें कि ये किस टर्म के बारे में बात हो रही है। इतना तो हम कर ही सकते हो, इतना हम अब आगे से करेंगे भी। नहीं तो हम पहले क्या करते थे कि सिर्फ मानसून निवर्तन छोड़ के आगे बढ़ जाते थे, बता देते थे। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ये समझ ही नहीं पाते थे कि बात किस की हो रही है। तो अब समझते हैं अपन क्या होता है मानसून का निवर्तन। तो जैसे जैसे दोस्तों अक्टूबर नवंबर का महीना आएगा, अभी तो देखो अगस्त सितंबर चल रही है, अब पानी धीरे धीरे कम बरस रहा है। आप देख रहे होगे ना, हवा वो पानी जो है वो कम बरस रहा है, जबकि जुलाई में जून में खूब पानी बरस रहा था। तो धीरे धीरे जैसे अब अक्टूबर का नवंबर का महीना आएगा
तो मानसून अपना बेवफाई करना शुरू कर देगा। बेवफाई मतलब लौट रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ, है जा रहा हूँ इस महफिल में, नहीं वो तो गा रहा हूँ इस महफिल में होता है, जा रे जा ओ हर जाई। तो मैं लौट रहा हूँ, मैं लौट रहा हूँ, अब मैं अगले साल आऊँगा। जैसे गणपति बप्पा होते हैं, कुछ टाइम के लिए आते हैं साहब, 10 दिन रहते हैं घरों में, खूब पूजा पाठ होती है, फिर वो गणपति बप्पा चले जाते हैं और फिर अगली साल आते हैं, तो लौटते हैं। तो ऐसे ये मानसून है साहब, लौट रहा है। तो ये अक्टूबर नवंबर के महीने में आते आते लौटने लगता है, और इसी पीछे लौटते हुए मानसून को कहा जाता है मानसून निवर्तन। क्या कहा जाता है? मानसून निवर्तन। तो लिखो साहब, अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में मानसून के पीछे हटने, मानसून के पीछे हटने या लौटने को मानसून निवर्तन कहते हैं। ये आपने समझ लिया कि मानसून निवर्तन है ही क्या। मानसून निवर्तन किसे कहते हैं? जब मानसून पीछे लौटता है अक्टूबर नवंबर में, लौट जाता है। पीछे लौटने का मतलब लौट ही गए साहब, तुम पीछे हट गए। पहले प्यार था, अब मैं पीछे हट गई, बेवफाई कर दी मैंने साहब। अब क्या होगा साहब? ये आपने समझा अभी तक, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून। अब देखो, जब कोई चीज़ जा रही है बेवफाई करके, तो यानी बरसात अब नहीं होगी क्योंकि मानसून तो लौट गया। तो आसमान कैसा हो जाएगा? आसमान जो है उसमें बादल रहेंगे कि नहीं रहेंगे? भैया बादल तो तब रहते हैं जब पानी बरसना हो, और यह तो बेवफाई हो रही है, बादल तो वापस जा रहे हैं। मानसून मतलब बादल तो वापस जा रहे हैं, इसका मतलब आसमान अब साफ हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? साफ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी आपको एक बात तो आप नहीं समझ ली, आसमान तो साफ हो गया, लेकिन कुछ दिनों पहले पानी तो खूब बरसा। भाई अगस्त में बरसा, जुलाई में बरसा, इसका मतलब जो ज़मीन होगी उस ज़मीन पे तो भैया नमी होगी, क्योंकि पानी बरसा है तो उस ज़मीन पर तो नमी अभी भी बनी है। ऊपर सब एकदम नंगा हो गया और नीचे अभी भी नमी है साहब। आसमान तो एकदम साफ हो गया, खर्चा पूरा हो गया प्यार में, सब जेब एकदम साफ हो गई, लेकिन शरीर के अंगों में अभी भी नमी बची हुई है। देख रहा है विनोद, जमीन पे तो अभी भी नमी है। हाय, समझ रहा हूँ मैं, सब समझ रहा हूँ। नीचे की तरफ तो पूरी पूरी नमी है, ऊपर की तरफ से मोहल्ला एकदम साफ हो चुका है। ठीक साहब, इसका मतलब क्या हुआ कि जब ज़मीन में तो नमी है और ऊपर से पानी बरसेगा नहीं, तो ये मतलब हो जाता है कि अब हो जाएगी उमस। देखते हो आप लोग कि जैसे आज पानी बरसे और कल धूप निकल आए, तो जो आज तो मान लो पानी बरसा तो मौसम अच्छा था, लेकिन कल अगर धूप निकल आई तो कितनी उमस हो जाती है। इसका मतलब है अब यानी अक्टूबर नवंबर के टाइम में अब होगी उमस। क्यों हो रही है? क्योंकि धूप निकल आई, इसका मतलब है उच्च तापमान हो गया। भाई अगर धूप निकल रही तो हाई टेम्परेचर हो गया, और आर्द्र भाई उमस है। भाई अगर धूप निकल रही है तो टेम्परेचर ज़्यादा है। उमस है, उमस कब होती है? जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, मौसम में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाए, यानी उच्च आर्द्रता हो गई। आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी, उच्च आर्द्रता है, इसका मतलब है कि मौसम अब हो जाएगा कष्टकारी। जब उमस होती है तो मौसम कैसा हो जाता है? बहुत खतरनाक हो जाता है, धुआं निकल जाता है इंसान का। उमस बहुत खतरनाक होती है, और इसी उमस को कहते हैं कार्तिक मास की ऊष्मा। इसी उमस को क्या नाम दिया गया है ज्योग्राफी में? कार्तिक मास की ऊष्मा। समझ गए? तो कार्तिक मास की ऊष्मा का संबंध कौन से महीनों से हो जाएगा? तो महीने पूछे जाएंगे तो अक्टूबर नवंबर से। और अगर ज्योग्राफिकल टर्म में, अगर भूगोल की भाषा में, कार्तिक मास की ऊष्मा का सीधा संबंध किससे हो जाएगा? मानसून के निवर्तन से, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून से। तो ये मैंने आपको जो कथा समझाई, इसी को अपन लैंग्वेज में लिख लेते हैं। लैंग्वेज में लिखेंगे तभी तो आपको वो रिवीजन करने में फ़ायदा होगा। तो मानसून निवर्तन के समय लिखो, मानसून, मैं साथ में लिखता हूँ, मैं बोलने के साथ साथ लिखता भी हूँ, इसलिए ताकि आप भी लिखो। मानसून निवर्तन के समय आकाश स्वच्छ हो जाता है। अभी बताया ना, आसमान साफ हो जाएगा। आसमान साफ हो गया, हिंदी की भाषा हो गई। आकाश स्वच्छ हो गई, ये भूगोल में थोड़ी अच्छी भाषा हो गई। तो आकाश स्वच्छ हो जाता है, आकाश स्वच्छ हो जाता है, और तापमान बढ़ने लगता है, और तापमान बढ़ने लगता है। बताया ना, धूप निकलेगी, पानी बरसेगा नहीं, बादल है नहीं, तो धूप निकलने लगेगी, तो और तापमान बढ़ने लगता है। लेकिन ज़मीन अभी भी नमी धारण किए रहती है, लेकिन ज़मीन अभी भी
नमी धारण किए रहती है, नमी धारण किए रहती है। अभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था, ये देखो समझाया कि नहीं समझाया, सब भूल गए कि अभी 1 मिनट पहले समझाया है सब, कि देखो नीचे तो साफ नमी नमी है, ऊपर सुपड़ा साफ हो गया तो उमस हो गई। ये सारी चीज़ें आपको समझाई, वही सारी चीज़ें लैंग्वेज में लिखवा दे रहा हूँ। तो नीचे ज़मीन पर नमी धारण किए रहती है। इस प्रकार उच्च तापमान, भाई धूप ज़्यादा है तो उच्च तापमान हो गया, और नमी ज़्यादा है तो उच्च आर्द्रता हो गई, और उच्च आर्द्रता के कारण मौसम उमस भरा हो जाता है, उमस भरा हो जाता है, जिसे कार्तिक मास की ऊष्मा कहा जाता है। कार्तिक मास की ऊष्मा कहा जाता है। तो आपने ये कार्तिक मास की ऊष्मा भी समझ ली बहुत अच्छे से। ठीक है साहब, इसका मतलब अब हिंदुस्तान में धीरे धीरे पानी कम बरस रहा है। अब आपको एक चीज़ और समझा रहा हूँ मैं, कि जैसे आपका ये इंडिया है, ठीक है, ये आपका इंडिया हो गई इधर, ओके साहब। तो इंडिया में जो देखो ये जो नॉर्थ का हिस्सा होता है इधर, यार मैं बना नहीं पाता हूँ, मैं अगर तुम्हें बना लेता होता तो मैं तुम्हें समझा देता बहुत अच्छे से। हालांकि मैं अभी भी समझा दूंगा, नहीं बना पाऊंगा तब भी, सड़ा सा तो बना ही दूंगा, तुम्हें समझ में तो आ ही जाएगी ना बात कहाँ की हो रही है। ठीक साहब, जैसे मान लो ये इंडिया है, मान लो यार बुरा सा लग रहा है, लग नहीं रहा, इंडिया हल्का हल्का तो लग ही रहा है। तो क्या हुआ कि ये जो पूरे इंडिया में पानी अब धीरे धीरे बरसना बंद हो गया। नॉर्थ इंडिया में अपन लोग रहते हैं, उत्तर भारत में रहते हैं अपन लोग, तो उत्तर भारत में अब पानी नहीं बरसेगा या बहुत कम बरसेगा, क्योंकि मानसून तो लौट रहा है। लेकिन जो इधर पूर्व का हिस्सा है, इधर की तरफ का, अंडमान की तरफ का, वो अंडमान कह रहा हूँ, इधर इसका ईस्ट का जो हिस्सा है पूर्व का, उड़ीसा साइड, तमिलनाडु साइड, जो तमिलनाडु साइड का हिस्सा है, वहाँ पर थोड़ी सी बरसात होती रहती है। वहाँ बरसात होती रहती है, क्यों होती रहती है? क्योंकि जो चक्रवात हैं वो आ जाते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात आ जाते हैं कुछ कुछ, इसलिए यहाँ पानी हल्का हल्का बरसता रहता है चक्रवात के कारण। तो इसका मतलब हमने समझा कि मानसून निवर्तन के टाइम उत्तर भारत में वर्षा नहीं होती, लेकिन पूर्वी भागों में कुछ जगह वर्षा होती है, और उस वर्षा का जो कारण वो है आपका चक्रवात, यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उसको चक्रवात अवदाब भी कहते हैं। जियोग्राफी की भाषा में कहा जाए तो चक्रवात अवदाब कहते हैं। अवदाब का मतलब कई बार प्रेशर बनना है तो चक्रवात आ जाते हैं। ये भी आपने समझा कि नॉर्थ इंडिया में बारिश नहीं हो रही है, लेकिन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण पूरब में बारिश हो रही है। तो इसको भी अपन ज्योग्राफी की लैंग्वेज में लिख लो। लिखो साहब, मानसून निवर्तन के समय उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में मौसम शुष्क रहता है। शुष्क मतलब सूखा पड़ेगा, पानी नहीं बरसेगा। उत्तर भारत में मौसम शुष्क रहता है। ठीक है साहब, जबकि भारत के पूर्वी भागों में वर्षा रहती है। अभी आपको बताया, मैंने समझाया, पानी पूरब में बरस जाता है थोड़ा थोड़ा, पूर्वी भागों में वर्षा रहती है। और ऐसा क्यों होता है? ठीक है, जिसका कारण क्या है? चक्रवात अवदाब और उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ना, जिसका कारण उस चक्रवात अवदाब और उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, यानी पूरब में जो बरसात हो रही है वो क्यों हो रही है? क्योंकि वहाँ पर चक्रवात अवदाब यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात आ रहे हैं। इस वजह से पूरब के हिस्सों में, कुछ हिस्सों में पानी अभी भी बरस रहा है। ठीक है साहब, अब देखो दो आपको नोट लिखने हैं। नोट में लिखाता हूँ क्योंकि वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे बंगाल की खाड़ी कहाँ है? पूरब में ही है कि नहीं है? बताओ, बंगाल की खाड़ी किधर है? पूरब में है। तो जब मानसून निवर्तन होता है तो बंगाल की खाड़ी की तरफ भी यानी बरसात तो हो रही है।
और क्यों हो रही है? क्योंकि चक्रवात अवदाब है। तो बंगाल की खाड़ी में जब मानसून निवर्तन होगा तो बंगाल की खाड़ी में दाब आ रहा है ना, अब दाब, इसका मतलब दाब परिस्थितियाँ ज़्यादा हो रही हैं। तो एक लिख लो नोट कि मानसून के निवर्तन के समय, मानसून निवर्तन के समय, ये नोट बहुत ज़रूरी है, मानसून निवर्तन के समय बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थितियाँ होती हैं, अधिक दाब परिस्थितियाँ होती हैं। कहाँ होती हैं? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, अधिक दाब परिस्थितियाँ होती हैं, ये आपने समझ लिया। क्योंकि बंगाल की खाड़ी कहाँ है? पूरब में, अभी आपको बताया, और वहाँ पर ये अब दाब आ रहे हैं, इसका मतलब दाब की परिस्थितियाँ ज़्यादा हैं, तो यहाँ पानी बरस जाता है। इधर अरब सागर है, इधर पानी नहीं बरसता, अरब सागर में पानी नहीं बरसता है। ये भी आपने समझ लिया। एक चीज़ और समझनी है आप लोगों को कि जब अब देखो धीरे धीरे सर्दी आने लगेगी, अक्टूबर नवंबर के बाद सर्दी आने लगेगी, तो ये एक नोट हो गया। दूसरा नोट और है कि जब सर्दी आने लगेगी तो जाड़ा आने लगेगा ना, जाड़े का मौसम कहते हैं विंटर्स आने लगेंगी। तो विंटर्स के टाइम पर मानसून लौटता चला जाता है, और तो तमिलनाडु में भी बरसात होती है खूब। तो ये क्योंकि तमिलनाडु इधर ही कहीं पड़ता है, मतलब साउथ इंडिया में, तो तमिलनाडु में भी यहाँ खूब पानी बरसता है। तो जाड़े के मौसम में, जाड़ा मतलब विंटर्स, जाड़े के समय में तमिलनाडु में, तमिलनाडु में बहुत वर्षा होती है, बहुत वर्षा होती है। और इसका कारण क्या है, रीज़न क्या है? तो वो एक तो रीज़न आपका यही हो गया, लौटता मानसून, वही निवर्तन। मानसून निवर्तन का मतलब क्या है? लौट रहा है साहब, मैंने अभी बताया तो था यार, सारी चीज़ें भूल जाते हो तुम तो। भाई ये कहाँ गया? जगह 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 देखो, ये ना लौट रहा है ना मानसून, पीछे हट रहा है, लौट रहा है। तो इसका कारण क्या है? लौटते मानसून के कारण होती है। क्या है कारण? क्या है इसका? लौटता मानसून। और लौटते मानसून को क्या कहा जाता है? मानसून निवर्तन। क्या कहा जाता है? मानसून निवर्तन। एक ही बात है ना। यानी मानसून निवर्तन के कारण तमिलनाडु में खूब वर्षा होती है, और वो जो मानसून कहलाता है वो कहलाता है उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक, उत्तर पूर्वी मानसून। तो अगर ये पूछा जाए कि उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे ज़्यादा बरसात कहाँ होती है, तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा वर्षा कौन से समय में होगी? ठंड में, और उसको क्या कहते हैं? मानसून निवर्तन। इस तरीके से दोस्तों आपने ये पूरा समझा। अब कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। अच्छा बताओ, चलो कमेंट बॉक्स में कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा नेपाल, भूटान और चीन, 3 देशों से मिलती है। अब बताओ ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जिसकी सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। मुझे थोड़ा सा एक जगह निकलना है, इसलिए, नहीं तो मैं रिवाइज करा देता हूँ। कभी कभी मेरे टाइम की थोड़ी सी होती है, तो बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया। आप अपने हिसाब से भी अगर रिवाइज कर लेंगे तो बहुत आपको समझ तो पूरा आ ही गया होगा। स्माइल के साथ शुक्रिया।